हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का पहला वीडियो हमने देख लिया था पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जो कि भारतीय संविधान के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हमने पहला समता या समानता का और स्वतंत्रता का देख लिए थे। तो आइए तीसरा मौलिक अधिकार क्या है ये हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 भागों में बांटा था मौलिक अधिकार को। तो पहला समता या समानता आर्टिकल 14 से 18 के बीच था, और फिर स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22 तक। इस दोनों को हम देख लिए थे। अब तीसरा जो मौलिक अधिकार की बात करें तो तीसरा जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है आर्टिकल आपको भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 और 24 में देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध, शोषण से शब्द से ही स्पष्ट है, कोई शोषण कर रहा है आपको तो उसके विरुद्ध जो है अपना आवाज उठा सकते हैं। ये आपको अधिकार है, आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 के तहत। तो ये जानते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है और आर्टिकल 24 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार अर्थात मानव का तस्करा बोल सकते हैं, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम मतलब बालक से श्रम करवाना होता है। इस सब के विरुद्ध जो है आप आवाज उठा सकते हैं आर्टिकल 23 के तहत। तो हमने देखा मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम, इस सब का जो है इसके विरोध में आप जो आवाज उठा सकते हैं, ये आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 23 के तहत ये आपको अधिकार मिलता है। और 24 की बात करें तो 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप जो है ना किसी भी काम में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाना में आप उसको काम पे नहीं लगा सकते हैं। यदि आप लगाते हैं तो आपको आर्टिकल 24 के तहत जो है पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यही कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कार्य में आप नहीं लगा सकते हैं। ये भी एक प्रकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि आप किसी भी काम में लगाते हैं, इसका मतलब आप बच्चे का शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण के विरुद्ध जो है बच्चे या बच्चे के अभिभावक जो भी हो, वो आर्टिकल 24 के तहत आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो 2 है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बलात् श्रम, मानव व्यापार, इस सब को जो है किसके तहत अधिकार मिला है कि विरोध करे। तो आर्टिकल 23, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कार्य में न लगाया जाए, ये किस आर्टिकल के तहत इसका हम विरोध कर सकते हैं? तो आर्टिकल 24। तो अब सवाल उठता है कि कैसे याद करें, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, किसी भी चीज को याद करने के उसको थोड़ा सा माइंड में रिलेट करेंगे एक शब्द से तो आपको ज्यादा याद होता है। तो 23 ये तो समझ के शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में है। मानव व्यापार हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, मान लीजिए आप काम करवाए किसी लेबर से, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपका शोषण कर रहे हैं, तो 23 के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को लगाकर 24 के तहत करेगा। तो यहाँ से याद रखिए 24 है, सॉरी ये 14 वर्ष है, यहाँ 24 है। 14-24 लगभग समान लगते हैं, 10 का अंतर है। तो यहाँ से आप उसको रिलेट कर लीजिए माइंड में, तो आपको याद रहेगा 24। जब ये आर्टिकल 24 की बात होगा तो याद आएगा 14 कुछ था, 14 तो 14 वर्ष से ज्यादा आएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में जोखिम भरे कार्य में न लगाया जाए। और 23-24 दो ही आर्टिकल है, तो एक ही मानव व्यापार, ये याद हो गया। तो ये हो गया आपको शोषण के विरुद्ध आप अधिकार कर सकते हैं। ये सब चीज आपको याद करना होगा, इसी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा हम देख लिए। अब चौथा की बात करें तो चौथा जो है, चौथा की बात करें, देखिए फ्रेंड, चौथा जो अधिकार है मौलिक अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का बात करें तो ये आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच देखने को मिलता है। तो धार्मिक का मतलब ये धर्म,
धर्म मतलब कि क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही हमारा धर्म है। हमारे भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो देखिए जानते हैं कि क्या है इस जो 3 आर्टिकल इसमें आते हैं, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल आते हैं। इसमें क्या कहा गया है और किस प्रकार का संरक्षण मिलता है हमें धर्म को भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो जानते हैं आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 कहता है कि भारत में किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी जो है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, जो भी धर्म है आप उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। खुली छूट है, खुली आजादी है। यह आर्टिकल 25 के तहत आपको दी गई है। धर्म का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो 25 कहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार जो है उसकी स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म है, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म का भारत में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी धर्म, आप जिस धर्म से हैं, मान लीजिए कोई मंदिर है जैसे साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट है, आप सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट का निर्माण हुआ, प्रबंधन जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेजिंग बोर्ड जो होता है किसी भी मंदिर का, उसका जो निर्माण किया जाता है वो आर्टिकल 26 के तहत किया जाता है। इसमें हमने कहा कि आप ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट है, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे ट्रस्ट है, सब धर्म का अपना अपना ट्रस्ट होता है, हर मंदिर का ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का जो प्रबंधक का स्थापना, आप अपना मंदिर जो है, मंदिर है, मस्जिद है, किसी जिस धर्म का बिलोंग करते हैं उससे संबंधित आप ट्रस्ट का स्थापना कर सकते हैं। यह आर्टिकल 26 आपको स्वतंत्रता देता है, करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 कहता है, देखिए आर्टिकल 27 कहता है कि देखिए आप जिस धर्म से हैं इस धर्म में, मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपया खर्च किए, 50 लाख रुपया आपके मंदिर में ट्रस्ट में खर्च हो रहा है उस मंदिर पे, या इनकम हो रहा है उस मंदिर से, तो इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स आपको नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। आपको जितना भी मंदिर में इनकम आ रहा है या आप खर्च कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स से मुक्त किया जाएगा मंदिर को, धर्म को, किसी भी धर्म के संस्था को। तो ये जो है टैक्स फ्री करने की बात आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 27 के तहत ही किसी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी धर्म का ट्रस्ट हो, उस पे जो है टैक्स फ्री किया गया है। तो धर्म पर खर्च जो होता है या दान आता है, कुछ भी जो भी हो, उस पे टैक्स फ्री की बात करता है, टैक्स फ्री का बात करता है आपको आर्टिकल 27। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 28 की, तो आर्टिकल 28 क्यों 25 से 28 देखें। आर्टिकल 28 कहता है कि जो भी राज्य सरकार मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार, कोई भी विद्यालय है जो कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार है के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय होता है, मध्य विद्यालय हो, जो भी होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब उसके खर्च से यदि स्कूल चल रहा है तो उस स्कूल में, उस विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच जो धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। केंद्र पोषित विद्यालय में धर्म की शिक्षा प्रतिबंधित है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वहां पे सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए वहाँ कोई टीचर होंगे, वहाँ हिंदू की ज्यादा वो बताएंगे कि हिंदू ग्रंथ के बारे में पता पढ़ाएंगे, मुस्लिम होंगे मुस्लिम चाहेंगे। इसके लिए कहा गया जो भी केंद्र सरकार द्वारा पोषित और राज्य सरकार द्वारा पोषित विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म के विषय में जो शिक्षा होती है और धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 28 कहता है। तो हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार किया 25 में। याद कीजिए, याद करने का ट्रिक, सोचिए माइंड में किसी भी चीज को आप एक कहानी बनाइए। धर्म, पहले कोई आदमी आया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार कर दिया, अब ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट मतलब क्या, एक प्रबंधक मतलब एक ऑफिस बनाया, ट्रस्ट बनाया आर्टिकल 26 के तहत। सिर्फ धर्म पर खर्च, अब ट्रस्ट बन गया, स्वाभाविक सी बात है, इनकम आएगा, खर्च होगा,
तो उसको जो है टैक्स फ्री किया गया। उस धर्म पर जो भी खर्च होता है उस पर टैक्स नहीं लेंगे गवर्नमेंट, इसकी बात करता है आर्टिकल 27। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा पोषित जो भी विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह आर्टिकल 28 कहता है। तो अब हम इसके बाद जो पांचवा है, पांचवा में क्या होता है कि हाँ, इसके पांचवा जो है वो शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है। हमने 4 देखा, पांचवा जो है ये पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है, ये जो है इसकी बात करें तो ये आर्टिकल आपको है 29 और 30 में आता है। 29 और 30 के अंतर्गत जो हम लोग सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 23 क्या कहता है। देखिए अभी हमने कहा 28 में कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगा उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद 29 की बात करें तो 29 कहता है ये जो अल्पसंख्यक देखिए 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करता है। अल्पसंख्यक मतलब क्या, अल्पसंख्यक भारत में जो जाति जो कास्ट जो है कम संख्या में है उसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं। और इसका आधार क्या है, इसका एक भारतीय अल्पसंख्यक होने का जो आधार है भारत में, एक तो भाषाई आधार है कि सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके आधार पे है। एक धार्मिक भी है कि सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग बसते हैं। इस दोनों के आधार पे भारत में अल्पसंख्यक वर्गों का निकाला गया है। तो भाषाई के आधार पे सबसे कम कौन है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। धर्म के आधार पे सबसे ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो धार्मिक आधार पे भी अल्पसंख्यक की बात होती है। अल्पसंख्यक का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम की बात करती है, सिख भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, बहुत सारे कास्ट है भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, उसके हितों की बात। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण जो मिलता है वो आर्टिकल 29 के तहत मिलता है। ठीक है, अब आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी जनसंख्या मतलब कि अपना जो अल्पसंख्यक अस्तित्व है उसको कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो जो है आपको संस्था का स्थापना कर सकता है। एक विद्यालय शिक्षा देने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संस्था का क्या कहते हैं स्थापना कर सकता है। और उसका प्रशासन भी वही करेगा जो कास्ट होगा। जैसे मान लीजिए भारत में मदरसा है तो मदरसा का स्थापना देख लिया, मदरसा है उसमें उसकी धर्म की बात जरूर होता है क्योंकि ये जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग की स्पेशली होता है मदरसा। तो मदरसा की बात करें तो मदरसा जो स्थापना होता है ये आर्टिकल 30 के तहत ही मदरसा का स्थापना होता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार दिया जाता है कि आप जो है संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसमें आप विद्यालय के तौर पे अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म का शिक्षा आप प्रदान कर सकते हैं। और उसमें प्रशासनिक मतलब कि उस पर अधिकार, उस पर शासन प्रशासन भी आप ही करेंगे। तो हमने देखा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 है। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करता है, उसके हित में क्या है इसकी बात करता है। आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी जो क्या बोलते हैं संख्या है उसको कायम रखने के लिए, बचाने के लिए वो आप संस्था का स्थापना कर सकते हैं। और धार्मिक शिक्षा आप जो है अपना जो संस्था स्थापना की है उसमें आप दे सकते हैं। तो हमने इस तरह पांचवा देखा। अब छठा जो पहले जो है, अब छठा की बात करें तो देखिए छठा जो है पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, तो वर्तमान में नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है आपको 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 के साथ जो है ये 300 के आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। और इसको जो है कानूनी अधिकार या वैधानिक इसी को बोलते हैं,
वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। मतलब इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार, संपत्ति जो अर्थ है ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया। जिसके कारण जो सातवां अधिकार है, सातवां जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार क्या होता है, आइए देखते हैं। छठा जो है, अब जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। अब संवैधानिक उपचार का मतलब क्या, संविधान के तहत जो उपचार, मान लीजिए अब सबसे पहले इसके विषय में बता भाई, ये जो आर्टिकल 32 के तहत आता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान का पिता कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32। तो ये तो आत्मा कहा गया, आत्मा का मतलब क्या, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता, ये आत्मा है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया, इस आर्टिकल में है क्या, तो आइए देखते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया है, जैसे कि हमने जितना भी मौलिक अधिकार पढ़ा, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हमने पढ़ा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर आर्टिकल 226 के तहत मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता, देखा आप धर्म का प्रचार करने पर किसी को रोक रहे हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है कि इन्होंने मेरा ये मौलिक अधिकार का हनन किया है। और जिसके तहत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आपको रीट जारी करते हैं, रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, इसको देखेंगे। और यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं। ये हम जब पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 226 में डिटेल्स में देखेंगे, तो इस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसके तहत जो है आदमी आपको हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत जो है आदमी जो है उच्च न्यायालय, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, वो जा सकता है। तो इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 32 के तहत जब जो लोग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, 5 प्रकार के रीट जारी किया। रीट एक प्रकार का मतलब कि एक याचिका होता है जो उसके द्वारा जारी किया जाता है, 5 प्रकार के होते हैं। तो आप इतना ही समझिए इस आर्टिकल में कि सबसे पहले तो इसमें आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं मौलिक अधिकार का हनन हो तो, और यदि उसे उच्च न्यायालय जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, जो स्टेट में सबसे उच्च होता है, तो आपको 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने मौलिक अधिकार देखा। सबसे पहले हमने देखा समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का देखा 19 से 22 के बीच, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा आपको 23 से 24 के बीच, उसके धार्मिक स्वतंत्रता का देखा 25 से 28 के बीच। उसके बाद जो है हमने देखा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में देखे। उसके बाद फिर हमने देखा संवैधानिक उपचार देखा 32 में। इस प्रकार जो हमारा मौलिक अधिकार है समाप्त हुआ। और इसका अगला टॉपिक जो बनता है, ये टॉपिक बनता है आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें राज्य और केंद्र के विषय में ज़्यादा वर्णन किया गया है कि राज्य का अपना कार्य क्या होगा और केंद्र का क्या होगा, इसके विषय में है। और इस टॉपिक के बाद जो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति संघ का शासन, उसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उसके बाद आपको लोकसभा, राज्यसभा, इस सब के विषय में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।